बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरीडे साइंस का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है और इसके अंदर मैं आपको ह्यूमन बॉडी ओरिएंटेशन और डिजीजेस के बारे में बताऊंगा। ये हमारा चैप्टर बियोलॉजी से रिलेटेड बन जाता है, बियोलॉजिकल साइंसेस। एवरीडे साइंस में डिफरेंट सब्जेक्ट आ जाते हैं जिनकी हमें बेसिक्स पता होनी चाहिए। तो ये वाला जो लेक्चर हमारा है स्पेसिफिकली वो बियोलॉजिकल साइंसेस से रिलेटेड है। एक तो ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में जानना, और फिर ह्यूमन को कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं और उनमें कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है उसके बारे में जानना। इस लेक्चर में हम लोगों ने अनाटॉमी की डेफिनेशन देखी कि स्ट्रक्चर, बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसको अनाटॉमी बोलते हैं। ये कि किस किस जगह पे ऑर्गन मौजूद है बॉडी में। फिजियोलॉजी होती है वो ऑर्गन फंक्शन किस तरह से करता है, इसको फिजियोलॉजी बोलते हैं। फिर हमने बॉडी सिस्टम्स के ऊपर आ गए थे और मैंने आपको 6 सिस्टम गालबन पढ़ा दिए थे, बता दिए थे, और बाकी के सिस्टम्स के बारे में मैंने आपको बताना है। सबसे पहले इंटेगोमेंट्री सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी स्किन होती है, ये देखें इस बंदे ने अपनी बॉडी से स्किन उतार के साइड पे कर दी है। तो ये जो पूरी स्किन होती है ये इंटेगोमेंट्री सिस्टम कहलाती है। ये प्रोटेक्शन का काम अदा करती है हमारे जिस्म पे, चीज़ों को एब्जॉर्ब होने से रोकती है। ये नहीं कि पानी हम पे गिरा और वो सारा जिस्म में एब्जॉर्ब हो जाए, कोई ऑयल हम पे गिरा, ये बैरियर का काम करती है। और ये एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का। जो सबसे बड़ा ऑर्गन है इसको एज ए ऑर्गन ट्रीट किया जाता है, वो स्किन है। फिर हमने स्केलेटल मसल्स देखा था जिसमें हमारा आ जाता है हड्डियों का निज़ाम, ढांचा। इस जो स्केलेटल सिस्टम है हमारा, ये बेसिकली सपोर्ट फराहम करता है हमारी बॉडी को और हमारे मसल्स को मूव करने के लिए। हाँ जी, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि हमारी बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं और बेबी की बॉडी में 300 होती हैं। ये डिफरेंट पेपर्स में आ चुका है। न्यू बोर्न बेबी के जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, 300 बोन्स होती हैं। फिर इसी में लार्जेस्ट बोन का क्वेश्चन आता होता है। लार्जेस्ट बोन कौन सी है? उसका नाम है फीमर। और स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? उसका नाम है स्टेपस। और फीमर जो है वो सबसे बड़ी बोन है। ये जो थाई की बोन होती है इसको फीमर बोला जाता है, ये बॉडी की सबसे बड़ी बोन होती है। और स्टेपस सबसे छोटी बोन होती है, ये हमारे एयर के अंदर होती है, कान के अंदर। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं और बार बार रिपीट होते हैं ये पॉइंट पेपर्स के अंदर। फिर हमने जो है जी मस्कुलर सिस्टम देखा था। मस्कुलर सिस्टम से मुराद हमारी बॉडी के ऊपर जो गोश्त है वो मसल्स के अंदर हमारे आता है। तो मस्कुलर सिस्टम का क्या काम होता है? ये हमारी मूवमेंट करने में, हमें लोकोमोशन करने में अहम किरदार अदा करता है। हमने एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना है तो मसल्स हमें मूव करते हैं। इसके अलावा हमारे फेशियल एक्सप्रेशन जो है, जो हम एक्सप्रेशन देते हैं खुशी के, गम के, तो वो फेस के ऊपर भी हमारे मसल्स हैं। ये जैसे गर्ल्स आमतौर पे तस्वीर भी बनाती हैं, वो पाउच करती हैं, तो वो बेसिकली इनके मसल्स मूव कर रहे होते हैं। मे बी इनमें फेस के मसल ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हो, तो मेल्स में तो ये कम होते हैं। और बॉडी हीट भी प्रोड्यूस करते हैं मसल्स, इसका भी मैंने बताया था। बॉडी हीट इस तरह से प्रोड्यूस करते हैं जब कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है। कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन से मुराद हम जब मसल्स को हिलाते हैं तो इसमें एक बड़ा फिनोमिना इन्वॉल्व होता है। मुख्तसर उसको ये आप समझेंगे कि एक मॉलिक्यूल होता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसकी वजह से ये एनर्जी का जो है ना यूनिट है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है हीट प्रोड्यूस होती है। फिर हमने मस्कुलर सिस्टम के बाद देखा था नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर हमने देखा था, इसको उर्दू में बोलते हैं असाबी निज़ाम, असाब का। और मस्कुलर को बोलते हैं उजलाती निज़ाम, और असाबी निज़ाम बोलते हैं। हाँ, वो पूरा एक फेनोमिना है। लैक्टिक एसिड वैसे ज्यादा अकामुलेट होता है जब फटीग हो जाए ना, थकन हो मसल्स में, तब लैक्टिक एसिड बेसिकली अकामुलेट होता है। जब कभी किसी को थकन थकन महसूस होती है तो वो लैक्टिक एसिड डेपोजिशन की वजह से है। वो लंबा फिनोमिना है, हमें वन पेपर एमसीक्यू के हिसाब से बस मोटे मोटे पॉइंट याद रखने हैं बियोलॉजी के।
तो हमारे असाबी निज़ाम में ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, नर्व आ जाती है। ये जो है इसका फंक्शन ये है कि बॉडी के जो बाहर से स्टिमुलस हमें मसूल होते हैं उनका सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाना। फॉर एग्जांपल हम अपने हाथ पे कोई चीज प्रेशर करते हैं या पेन कोई फील करते हैं, तो हाथ से जो सिग्नल जाते हैं ब्रेन तक वो नर्वस सिस्टम के थ्रू जाते हैं। इसी तरह ब्रेन ने कोई हमें सिग्नल देना होता है, ब्रेन ने हमें बताना होता है कि फलां काम जो है आप करें, वो फिर ब्रेन हमें सिग्नल हमारी बॉडी को देता है। हमने हाथ उठाना है, ये बड़ा तेजी का एक सिस्टम होता है ब्रेन और जिस्म के दरमियान जो इन्वॉल्व होता है, ये नर्वस सिस्टम के अंडर आ जाता है। उसके बाद ग्लैंडुलर सिस्टम आ जाता है, गदूद, ग्लैंड्स। ग्लैंड हमने डिस्कस किया था, एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। कुछ ग्लैंड वो होते हैं जिनको डक्ट्स की जरूरत होती है, नालियों की। ये जितने आपके सामने पिक्चर में ग्लैंड्स हैं, ये सारे एंडोक्राइन है। इन्हें नालियों की जरूरत नहीं है अपनी सक्रीशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की। ये देखिए यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है गले के अंदर हमारे, इसने सक्रीशन करनी है तो यहीं पे कर देगा, रतूबत खारिज कर देगा और वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे जाके एक्ट करेगी, ब्लड में एब्जॉर्ब होके। कोई डक्ट नहीं है। जबकि हमने पढ़ा था जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनके लिए डक्ट की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल एक्सोक्राइन में लीवर है हमारा, इस ये बाइल प्रोड्यूस करता है। इस बाइल ने एक जगह से दूसरी जगह डक्ट, नाली के जरिए जाना है, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो हमने देखा था ग्लैंड दो तरह के होते हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। फिर हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखा था। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने देखा था कि जो हार्ट है वो मेन इसके अंदर ऑर्गन है। हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को आर्टरीज के जरिए बॉडी की तरफ, टुवर्ड्स बॉडी या अवे फ्रॉम द हार्ट। तो इसको आप ये इस तरह से मैंने बताया था, याद रखें, ए से आर्टरी, ए से अवे, दूर जाना। आर्टरीज हमेशा हार्ट से ब्लड को दूर भेजती हैं और जो वेन्स होती हैं वो ब्लड को पूरे जिस्म से वापस हार्ट में लेके आती है। ये एक सर्कल होता है। इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो पेपर में आता होता है वो ये है कि इंसानी जिस्म में कितना ब्लड होता है। तो उसका राइट आंसर है 5 to 6 लीटर, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। मोर स्पेसिफिकली 5 लीटर होता है। अगर दोनों आ जाए 5 और 6, दो ऑप्शंस में, तो आप 5 को चूज करेंगे। बॉडी में 5 लीटर ब्लड होता है। बाकी वो ये भी पूछ सकता है सर्कुलेटरी का मेन ऑर्गन कौन सा है, हार्ट है। हार्ट का फंक्शन पूछ सकता है, हार्ट का फंक्शन क्या होता है, पंपिंग ऑफ ब्लड होता है। अब यहाँ से बेसिकली हमारा ने 2-3 सिस्टम है, रेस्पिरेटरी है, एक दो और है, और उसके बाद हमने और दीगर पॉइंट्स को, डिजीजेस वगैरह को डिस्कस करना है, जो पेपर के अंदर हमारे वन पेपर एमसीक्यू में एवरीडे साइंस में पूछी जाती है। तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को देख लेते हैं। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये सांस का निजाम होता है। सांस लेने के, रेस्पिरेशन, सांस को सांस लेना। तो ये बल्कि कोविड जो आई थी डिजीज वो इसी सिस्टम को हिट करती है। कोविड-19 जो डिजीज आई थी वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही हिट करती है। वो लंग्स को, ट्रैकिया को, सांस के निजाम को उसने हिट करना था। तो ये स्टार्ट कहां से होता है? नेजल कैविटी से हम नाक से सांस लेते हैं। उसके बाद अगला ऑर्गन आ जाता है फेरेंक्स। ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। उसके बाद एक ऑर्गन आ जाता है लेरिंक्स। ये लेरिंक्स की कार्टिलेज को मैंने आपको बताया था एडम्स एप्पल भी कहते हैं। ये जो गले में निकली हुई हड्डी होती है, बाहर की जानिब निकली हुई हड्डी होती है, जो आमतौर पे पतले लोग होते हैं उनमें ये ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। ये लेरिंक्स, लेरिंक्स की कार्टिलेज होती है बेसिकली। उसकी एक एक्सटेंशन हुई होती है, वो बड़ी हुई, उस हड्डी को एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। और एडम्स एप्पल क्यों बोलते हैं? वैसे मिथ है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो फल खाया था जिसकी वजह से उनको निकाला गया,
वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट है, कुछ कहते हैं वो खजूर थी, कुछ कहते हैं गंदम थी, कुछ कहते हैं एप्पल है। लेकिन इसके पीछे ये बनी हुई है मिथ के हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो एप्पल खाया था वो उनके नेक में जाके स्ट्रक कर गया और वो एप्पल की सूरत में नजर आता है, तो इसलिए इसको एडम्स एप्पल का नाम दिया जाता है। ये तीन ऑर्गन देखें, पहले हो गए नेजल कैविटी से सांस लिया, वो फेरेंक्स में आएगा, उसके बाद वो लेरेंक्स में जाएगा। लेरेंक्स के बाद जो हड्डी आ जाती है उसको बोलते हैं ट्रैकिया। ये जो सांस की नाली होती है, सांस की नाली, उसको ट्रैकिया बोलते हैं। उसके बाद ये ट्रैकिया जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक इधर चला जाता है, एक दाएं लंग में और एक बाएं लंग में, तो उसके बोलते हैं ब्रोंकस। ये देखें ट्रैकिया आई ना, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, दो नालियों में। तो ये ट्रैकिया होगी, नीचे जब ये डिवाइड होती है तो उसको बोला जाता है ब्रोंकस। और फिर ब्रोंकस किस में खुलते हैं, एक हमारे राइट लंग में चला जाता है, एक हमारे लेफ्ट लंग के अंदर चला जाता है। ये देखिए इसके ऑर्गन कौन से हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, पीछे पिक्चर में मैंने आपको दिखाया, नेजल कैविटी, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स। इनमें से एक ऑर्गन ऐसा है जो रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का कॉमन है, फेरेंक्स। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इससे आगे मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद आपको डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाऊंगा, आप उसमें देखेंगे उसमें भी फेरेंक्स आती है। फेरेंक्स कॉमन पैसेज वे है हवा के गुजरने का और खुराक के गुजरने का। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने के सिस्टम में भी आता है और डाइजेस्टिव सिस्टम खुराक को हजम करने के सिस्टम के अंदर भी आता है। फिर आ जाता है लेरेंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स, ये हमने पीछे देख लिया। इसके फंक्शन क्या है कि ब्लड सप्लाइड विद ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। सांस के जरिए हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। हमारे जिस्म को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, और वो फिर सारे जिस्म के अंदर जाती है ब्लड के थ्रू। ब्लड सारे जिस्म में ऑक्सीजन को सप्लाई कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस आती है हमारी बॉडी में, उसको लेके वापस आता है हार्ट के पास। फिर वो एक सारा सिस्टम इन्वॉल्व होता है, वो दोबारा से लंग्स में जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर निकल जाती है। इधर कुछ और पॉइंट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं जो पेपर में आते हैं, इससे रिलेटेड हो जाएंगे वो। ट्री जो हैं वो दिन टाइम ऑक्सीजन पैदा करते हैं और रात टाइम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। दरख्त लगाना अच्छी बात है, दिन के टाइम इनके नीचे वर्जिश करना, ये सारी चीजें भी अच्छी हैं, या सोना। रात के टाइम दरख्त के नीचे सोना भी नुकसानदेह है। समटाइम कहते हैं ना वो दरख्त के नीचे से नहीं गुजरना चाहिए परफ्यूम लगा के, जिन चिमड़ जाते हैं। वो असल में जिन तो कम चिमड़ते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो थोड़ा सा जो है ना ब्रेन का फंक्शन डिसऑर्डर कर जाता है। इसलिए रात को दरख्त के नीचे सोना भी नहीं चाहिए। गुजरने वाली भी बात ठीक है। इसके बाद जी नेक्स्ट सिस्टम की तरफ आए, तो वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, खुराक को हजम करने का सिस्टम। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है ओरल कैविटी से, मुंह से। उसके बाद एसोफेगस आ जाती है, एसोफेगस को हम बोलते हैं खुराक की नाली। फिर हमारा स्टमक आ जाता है, मैदा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ये कुछ पार्ट हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में मुंह के जरिए खुराक एंटर हुई, उसके बाद हमारी खुराक की नाली से गुजरी, स्टमक में गई। हमारा जो मैदा है उसके अंदर डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स होते हैं, वो खुराक को हजम करते हैं। फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। ये सारी चीजें हमारे पेट में मौजूद होती हैं, एब्डोमेन में। इनमें खुराक को हजम करने का अमल होता है। और उसके बाद जो अदाफी खुराक होती है जिसकी बॉडी में जरूरत नहीं होती, वो जिसम से एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है।
ये देखिएगा इसके ऑर्गन, ये पीछे हमने पिक्चर में देखे ओरल कैविटी। ओरल कैविटी से मुराद हमारा ये जो जुबान, दांत वाला, और ये पूरी एक जो कैविटी है जहाँ पे हम खुराक को चुबाते हैं। एसोफेगस खुराक की नाली, स्टोमक मैदा, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी अंतड़ियां, बड़ी अंतड़ियां, रेक्टम, एनस, और लीवर और पेंक्रियाज भी इसके साथ अटैच होते हैं। जो लीवर और पेंक्रियाज है, हमारा जिगर और पेंक्रियाज, वो इसमें अपनी रतूबतें शामिल करते हैं। जैसे लीवर जो है वो शामिल करता है बाइल, और पेंक्रियाज शामिल करती है इंसुलिन। फंक्शन क्या है? फंक्शन है फूड को ब्रेक्स फूड डाउन इनटू एब्जॉर्बेबल यूनिट। हम जो भी खुराक खाते हैं वो देखें पूरी उसी वक्त बॉडी में हजम नहीं हो सकती एज सच। हम फॉर एग्जांपल एप्पल खाते हैं, बनाना खाते हैं, वो बनाना ने डायरेक्टली जिस्म को नहीं लगना। बनाना ने पहले छोटे यूनिट्स में डिवाइड होना है, कार्बोहाइड्रेट्स में, शुगर्स में, ग्लूकोज में, अमाइनो एसिड्स में। वो यूनिट हमारी बॉडी को लगते हैं। सिमिलरली हम एप्पल खाते हैं, एप्पल ने डायरेक्ट बॉडी को नहीं लग जाना, वो उसने पहले एब्जॉर्ब होने, उसमें से जो छोटे यूनिट हैं वो हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर जाते हैं, और बाकी जो उसमें से बच जाता है वो हमारी बॉडी से फीसिस की सूरत में एक्सक्रीट आउट हो जाता है, निकल जाता है बाहर। तो ये सारा अमल कैसे होता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। फिर इधर हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन का लफ्ज और लार्ज इंटेस्टाइन का लफ्ज आया। ये भी आपने याद करने हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं, ड्यूडीनम, जूजिनम और इलियम। इसी तरह जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके भी 3 हिस्से होते हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। ये जो साइंस के स्टूडेंट हैं ऑलरेडी इस बात को जानते हैं। जिनको नहीं पता वो इस स्लाइड जब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा तो इस चीज को वो याद कर लेंगे। ये जो अंतड़ियां है ना, ये 2 तरह की होती हैं। एक को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरे को बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इनके आगे 3-3 हिस्से होते हैं। उन हिस्सों के नाम अगली स्लाइड में दिए गए हैं। वो आपको याद होने चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से 3 हिस्से हैं और लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से 3 हिस्से हैं। इसके बाद स्टोमक आ गया, ये हमारा मैदा। ये इसकी लोकेशन भी देख लें। वैसे भी आपको पता होनी चाहिए स्टोमक की लोकेशन कहाँ पे। ये देखें, ये स्टोमक है, ये उसके ऊपर लीवर है। ये इस तरह से पड़े होते हैं बॉडी में, लीवर, ये स्टोमक, ये नीचे इंटेस्टाइन्स है, हमारी अंतड़ियां हैं, इस तरह से। तो यहाँ बात हो रही है स्टोमक की। हमारा जो स्टोमक है ना, वो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, रतूबतें खारिज करता है, और जो हमारी फूड होती है वो हमारी बॉडी को लगती है टूटने के बाद। अब हमें पता है खुराक की 3 मेजर हिस्से होते हैं। एक को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, एक को बोलते हैं प्रोटीन। ये कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। कल का लेक्चर हमारा होगा न्यूट्रिशनल साइंसेस पे। न्यूट्रिशन के जो अहम अहम बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे जिस्म में जो खुराक हम खाते हैं वो मेजर 3 चीजों पे मुश्तमिल होती है। या कार्बोहाइड्रेट होती है वो, या प्रोटीन होती है, या फैट होती है। फैट से मुराद ऑयल वगैरह। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है उसको सिंपल शुगर्स में तोड़ना होता है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज ने हमारे जिस्म में लगना है। डायरेक्ट जो हमने फूड खाई है कार्बोहाइड्रेट, आपने कोई पराठा खा लिया या बंद खा लिया, या इस तरह का जो बन होता है, रस होते हैं, या ऐसी फूड जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, तो वो फूड जो है इन एंजाइम्स के थ्रू, अमाइलेज, माल्टेज, लैक्टेज, इनके थ्रू सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट होती है। इसी तरह हम कोई गोश्त खाते हैं, प्रोटीन जो है वो गोश्त की शक्ल में होती है ज्यादातर। वैसे दालों की शक्ल में भी, दालों में भी प्रोटीन होती है। कुछ फूड हैं, इसको कल मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो ये एंजाइम्स हैं जो गोश्त वगैरह को तोड़ के अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड ने
एब्जॉर्ब होना है, डायरेक्ट गोश्त ने एब्जॉर्ब नहीं होना। तो वो एंजाइम जो तोड़ते हैं गोश्त को वो कौन कौन से हैं? पेप्सिन, ट्रिप्सिन और पेप्टाइडेज। इनमें से आप तीनों ना भी याद करें, पेप्सिन का आपको पता होना चाहिए जो आमतौर पे पेपर में पूछा जा सकता है कि स्टोमक कौन से एंजाइम प्रोड्यूस करता है। वैसे तो ये सारे एंजाइम है, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पेप्सिन है। फिर इसी तरह जो हम फैट खाते हैं, ऑयल हो गया, घी हो गया, देसी घी हो गया, बटर हो गया, वो हमारी बॉडी में फैटी एसिड की शक्ल में लगना होता है। तो उसको ऑयल को फैटी एसिड्स में कौन कन्वर्ट करता है? लाइपेज। लाइपेज एक एंजाइम है जो लिपिड्स को ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। इसके बाद जी हमारा आखिरी सिस्टम है बॉडी का जिसको हमने स्टडी करना है, वो है यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम से मुराद जो हमारा यूरिन प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, वो बेसिकली किडनीज के थ्रू प्रोड्यूस होता है। किडनी से मुराद हमारे गुर्दे, एक राइट साइड पे होता है, एक लेफ्ट साइड पे होता है। ये गुर्दे जो हैं उसके बाद दो नालियों के जरिए जिसको बोलते हैं यूरिटर, उसके जरिए ब्लेडर से अटैच होता है। ब्लेडर को बोलते हैं मसाना, जिसमें यूरिन स्टोर होता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं गुर्दे। किडनी के अंदर जो पानी हम पीते हैं सारा वो जाके किडनी के थ्रू बॉडी में एब्जॉर्ब होना होता है। और जो हमारे खून को साफ करने वाला ऑर्गन है वो भी किडनी है। इसके अंदर से वाटर ने गुजरना है, उसमें से जो अजाफी वाटर है जिसमें यूरिक एसिड मौजूद है, टॉक्सिन्स मौजूद हैं जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वो हमारी किडनी ब्लेडर में डाल देती है। जो सही चीजें होती हैं वो ब्लड में डाल देती है, बॉडी में डाल देती है। और जो अजाफी चीजें होती हैं, वेस्ट होता है, वो ब्लेडर में, और वो यूरिन के थ्रू, यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। सिंपल, इसके ऑर्गन कौन कौन से हैं? किडनी, ये स्टार्ट होता है गुर्दों से। यूरिटर, वो नाली जो यूरिनरी ब्लेडर को जाती है, यूरिनरी ब्लेडर को उर्दू में कहते हैं मसाना। और उसके बाद यूरिथ्रा, यूरिन की नाली जिसके जरिए यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है। फंक्शन क्या है यूरिनरी सिस्टम का? एलिमिनेट्स नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, उसको बॉडी से बाहर निकालना, हमारे खून को साफ करना। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर पानी का, इलेक्ट्रोलाइट्स, नमकियात का, एसिड बेस बैलेंस, ये सारा कुछ जो है वो यूरिनरी सिस्टम ने कंट्रोल करना होता है, हमारी किडनीज ने कंट्रोल करना होता है। ये जी हमारा हो गया डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में, मैंने आपको ब्रीफली बता दिया। अब हम आगे चलते हैं डिजीजेस की तरफ। वो 6-7 डिजीजेज ऐसी हैं जो हर दूसरे पेपर में जिनके एमसीक्यूज रिपीट हो जाते हैं, उनके बारे में अब मैं आपको बता देता हूँ। पहली डिजीज है डायबिटीज, शुगर। शुगर किस चीज को कहते हैं? इंसुलिन की प्रोडक्शन ना होना प्रॉपर। इंसुलिन एक हार्मोन है, एक रतूबत है जो पेंक्रियास प्रोड्यूस करता है। हमारी बॉडी में शुगर का एक प्रॉपर लेवल होता है, जो लेवल है वो है 99 mg पर DL। शुगर का ये लेवल होना चाहिए फास्टिंग के टाइम, मतलब सुबह जब आप उठते हैं
फास्टिंग से मुराद होता है रोजा। आजकल जैसे हम रोजे रखते हैं, रोजे को भी इंग्लिश में फास्ट बोला जाता है। तो फास्टिंग लेवल का मतलब होता है जब आप सुबह उठे और आपने कुछ खाया बना हो, और अगर हम कुछ खा लें तो हम क्या कहते हैं, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, हमने रोजा तोड़ दिया है। ब्रेकफास्ट, रोजा तोड़ना। हम जो सुबह को खाना खाते हैं उसका मतलब ये है कि हमने जो अभी तक कुछ खाया पिया नहीं था, हमने उस साइकिल को तोड़ दिया है, ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो फास्टिंग लेवल जो है कि हमने कुछ खाया ना हो, वो लेवल हमारे जिस्म में शुगर का होना चाहिए 99 तक। और अगर हमने कुछ खाया हुआ है, हम उठे, नाश्ता वगैरह कर लिया, पराठे शराठे खा लिए या जो भी चीज खा ली, उसके बाद हम शुगर चेक करेंगे तो वो 140 तक होगी। अगर इन से ज्यादा लेवल हो जाए बॉडी में फास्टिंग में, 99 से ज्यादा, और कुछ खाया पिया हुआ है तो उसके बाद 140 से ज्यादा, तो हम कहते हैं हमें शुगर हो गई है, दियाबतीज हो गई है। अब जो हम तो शुगर बड़ी चीजों से खाते हैं, फ्रूट्स में भी शुगर होती है, हम चाय वगैरह पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, या डिफरेंट कोई मीठी चीज खा रहे हैं, उसमें शुगर होती है। तो ब्लड में उसका लेवल इतने तक मेंटेन कैसे रहेगा कि उसको हम मेंटेन रखें 100 तक? तो उसके लिए हमारी बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं इंसुलिन। ये इंसुलिन क्या करती है, हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को कंट्रोल करती है, इस रेंज में रखती है। लेकिन अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन बॉडी के अंदर कम हो जाए तो बॉडी में जो शुगर का लेवल होगा वो डिसरप्ट हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, कभी बहुत ज्यादा हो जाएगी, कभी बहुत कम हो जाएगी। तो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है पेंक्रियास। ये हमारे जिगर के साथ एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं पेंक्रियास। और पेंक्रियास के भी बीटा सेल्स, ये सारे एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है? पेंक्रियास। पेंक्रियास के कौन से सेल? बीटा सेल। इंसुलिन किस चीज को कंट्रोल करता है? शुगर को। तो ये एक हमने डिजीज देख ली। और जिनमें ये लेवल खराब हो जाता है फिर उनको मसनूई तौर पे इंसुलिन के डेली बेसिस पे इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज है अनीमिया। अनीमिया कहते हैं जिसम में ब्लड की कमी हो जाना। ब्लड में भी स्पेसिफिकली ब्लड के बहुत सारे पार्ट होते हैं, मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था। ब्लड जो है उसमें आरबीसीज भी होते हैं, डब्ल्यूबीसीज भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं, प्लाज्मा भी होता है। इसमें से स्पेसिफिकली ब्लड में से आरबीसीज का, और आरबीसीज में भी एक चीज होती है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कम हो जाना। ओवरऑल तो ब्लड की कमी बनेगी, लेकिन अगर हम ब्लड की कमी को भी स्पेसिफिक करते जाएं तो ब्लड के आरबीसी सेल का कम होना। और आरबीसी सेल में से और स्पेसिफाई हमें कर लें तो आरबीसी सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन का कम हो जाना। जैसे ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये नॉर्मल है, इसमें दिखाया हुआ लेवल ये रेड ब्लड सेल्स का, ये पूरा जो सेल है वो पैक है आरबीसी से। लेकिन ये अनीमिया वाला हाथ है, इसमें जो आरबीसी के सेल हैं वो कम हो गए हैं, तो इसको बोलते हैं अनीमिया। नेक्स्ट डिजीज देखिएगा हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस में पास्ट पेपर में एमसीक्यू ये पूछा हुआ है, हेपाटाइटिस किस ऑर्गन की डिजीज है? तो आपको पता होना चाहिए ये लीवर की डिजीज है। लीवर, जिगर, जो मैदे के ऊपर मैंने आपको दिखाया था पीछे, ये स्टमक के ऊपर पड़ा होता है, ये नीचे स्टमक आ रहा है, इससे ऊपर जिगर होता है। हेपाटाइटिस से मुराद होता है जिगर का सूज जाना, इन्फ्लेमेशन ऑफ जिगर, जिगर कह रहा हूँ, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। अब जो लीवर की इन्फ्लेमेशन होती है उसकी काफी सारी वजूहात हो सकती हैं। वो वायरस की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, मलेरिया की वजह से भी हो सकता है, कोई टॉक्सिक चीज खाने की वजह से भी हो सकता है। काफी सारी वजूहात हैं।
लीवर के स्वेल करने की। लीवर किसी भी केस में स्वेल कर जाएगा, सोजिश हो जाएगी लीवर की, तो वो हेपाटाइटिस ही कहलाएगा। आगे हम जो पढ़ते हैं हेपाटाइटिस ए बी सी, वो वायरस की वजह से होता है। लेकिन सिर्फ हेपाटाइटिस वायरस की वजह से होने वाले, ए बी सी वायरस के होने की वजह से नहीं होता, ये और भी वजूहात की वजह से बॉडी के अंदर हेपाटाइटिस हो सकता है। इसके बाद आ जाते हैं मलेरिया। मलेरिया में वो दो तीन चीजें पूछता है, जो दो तीन चीजें पेपर में पूछता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक वो पूछता है मलेरिया होता किस वजह से है, तो प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है, उसकी वजह से होता है। और वो पैरासाइट एक मच्छर है जिसका नाम है एनोफिलस। एक मच्छर है एनोफिलस, उसके अंदर एक जरासीम होता है प्लाज्मोडियम। तो जब वो मच्छर हमें काटता है तो हमारे जिस्म में वो इस जरासीम को दाखिल कर देता है, प्लाज्मोडियम को। जब ये जरासीम हमारे अंदर आता है तो वो जरासीम जाके हमारे लीवर को इफेक्ट करता है। तो एक एमसीक्यूज ये पूछा जाता है, मलेरिया में कौन सा ऑर्गन हिट होता है, तो उसका नाम है लीवर एंड स्प्लीन। एक और ऑर्गन भी है, स्प्लीन। तो ये कुछ मलेरिया के बारे में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ये 7 पिक्चर में यही दिखाया गया है कि ये देखें, ये मच्छर ने काटा, जिस्म के अंदर ये नीले नीले रंग का जो उसने दाखिल कर दिया है, प्लाज्मोडियम जरासीम वो दाखिल कर दिया है, उसने जाके लीवर को इफेक्ट कर दिया है। उसके बाद एक डिजीज है अल्जाइमर। अल्जाइमर के बारे में ये पूछा जाता है कि ये कौन से ऑर्गन की डिजीज है, तो ये डिजीज है जी ब्रेन की। अल्जाइमर डिजीज की वजह से एक क्या होता है, डेमेंशिया हो जाता है। डेमेंशिया कहते हैं मेमोरी लॉस को, भूलना शुरू हो जाता है। अब आप लोग ये ना समझिएगा कि आप लोगों को भी डिमेंशिया या अल्जाइमर है। ये जो आप लोगों को भूलता है वो क्योंकि आप याद नहीं करते, पढ़ते नहीं है, क्लास में नहीं आते, इस वजह से भूलता है। अल्जाइमर डिजीज सवेयर कंडीशन है, इसमें आम बातें, आम चेहरे भी बंदा भूल जाता है, इवन के अपने करीबी ब्लड रिलेशंस को भी भूल जाता है। अल्जाइमर डिजीज में सोचने समझने की जो सलाहियत है वो मुतासिर हो जाती है। ये डिजीज आमतौर पे एज्ड, जब ज्यादा उम्र हो जाती है उसके अंदर आती है। तो अल्जाइमर में क्या होगा, डेमेंशिया, मेमोरी लॉस, भूलना शुरू हो जाएगा। और कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है, ब्रेन। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज देखिएगा, ये आखिरी डिजीज है जो इंपॉर्टेंट हम देखते होते हैं पेपर के हवाले से, इस पे भी काफी एमसीक्यूज आते हैं। मायोपिया। एक चीज तो वो ये पूछता है, मायोपिया इज द डिजीज ऑफ, मायोपिया किस ऑर्गन की डिजीज है, तो एक तो ये है आई की डिजीज है। ये मायोपिया को कहते हैं नियर साइटेडनेस। जो दूर के मौजूद चीजें होती हैं वो हमें नजर नहीं आती। दो तरह की आंख की जो बीमारी है वो दो तरह की होती है, एक में दूर की चीज नजर नहीं आती और एक में करीब की चीज नजर नहीं आती। मायोपिया में दूर की चीजें नजर नहीं आएंगी, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। उसकी वजह क्या है, ये आप अगर ये आई देखें, ये आई का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें जो रोशनी पड़ रही है वो आई के बिल्कुल ऊपर पड़ रही है यहां तक। लेकिन आप देखें इसमें दूसरी पिक्चर में प्रॉपर पीछे तक नहीं जा रही। जो होता यह है कि आप जब किसी चीज को देखते हैं उसकी जो इफेक्ट है वो आपकी आंखों पे पड़ता है। हमारी आंखों में एक पोर्शन होता है जिसका नाम है रेटिना।
वहां जाके उसका इमेज बन जाता है। अब नॉर्मल विजन में, ये पहली तस्वीर है नॉर्मल विजन की, इसमें तो कोई दूर से चीज हम देखते हैं वो एग्जैक्ट उसका रिफ्लेक्शन हमारी आंख पे पड़ता है, हमें वो चीज नजर आ जाती है। लेकिन जिसको मायोपिया डिजीज हो जाएगी, आंखों की कमजोरी हो जाएगी, वो दूर की चीजों को देख नहीं पाएगा, क्योंकि पूरा इमेज नहीं बन रहा मायोपिया में। इमेज को बनना चाहिए यहाँ, लेकिन यहीं पे वो बन जाएगा आगे ही, आंख के अंदर ही कहीं पे, तो वो हमें चीजें नजर नहीं आती। इसको बोलते हैं मायोपिया। और एक होती है फार साइटेडनेस, हाइपरोपिया। हाइपरोपिया से ये मुराद है कि जिस जगह उस इमेज को बनना चाहिए वो उससे पीछे जाके बन जाता है। नॉर्मल विजन में आंख के बिल्कुल जहां पे ये क्लोज हो रहा है वहां पे विजन बनता है, यहाँ पे। लेकिन हाइपरोपिया में जो विजन है वो आंख से थोड़ा सा और पीछे चला गया, हाइपर हो गया, काम ज्यादा हो गया। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो करीब की चीजें होती हैं जब उनको देखते हैं ना, तो उनका इमेज बहुत पीछे जाके बन जाता है आंख के, जिसकी वजह से वो चीज नजर नहीं आती, करीब की चीजों का नजर ना आना। कुछ लोग किताब वगैरह उठाते हैं तो उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, या अल्फाज प्रॉपर नजर नहीं आते, करीब की चीजें नजर नहीं आती। ये हाइपरोपिया होता है। अब ये दोनों की डेफिनेशन वो एमसीक्यूज में पूछता है, और एक चीज और वो पूछता है कि इनको किस लेंस के जरिए करेक्ट करते हैं। तो जी, फार साइटेडनेस का अगर मसला है तो वो कन्वेक्स लेंस के जरिए, और अगर मायोपिया का मसला है एक मिनट, हाँ जी, मायोपिया फार साइटेडनेस जो है वो कनकेव के जरिए, और अगर फार साइटेडनेस का मसला है तो वो कनकेव के जरिए रिजॉल्व होगा, मायोपिया। और हाइपरोपिया वो कन्वेक्स लेंस के जरिए। या आपने ऐसा इसको याद कर लेना है। इसके पीछे अगर साइंस में जाएंगे तो वो लंबी बात हो जाएगी। लेंस का शेप कैसे होता है, उस पर रोशनी पड़ती है, तो वो रोशनी को दोनों सूरतों में उसने रोशनी को बराबर मिकदार पे लेके आना है। एक में रोशनी बहुत पहले पड़ रही है, एक में रोशनी आंख के भी पीछे चली गई है। तो लेंस इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि रोशनी को बराबर मिकदार में ले आना। तो जो हाइपरोपिया होता है उसमें कन्वेक्स लेंस यूज होता है, और जो मायोपिया होता है उसमें कनकेव लेंस यूज होता है। आप इनकी शेप देखें, दोनों लेंसेज की शेप चेंज है। तो ये जी हमारा आज का लेक्चर था। इसी लेक्चर के आखिर में ना कुछ आपको मजीद स्लाइडें दी होंगी, वो ऐसा समझाने वाली नहीं है, वो पॉइंट्स हैं जस्ट। जैसे ब्रांचेस ऑफ साइंस, डिफरेंट ब्रांचेस की हमें स्टडी का पता होना चाहिए, कि प्लांट्स की स्टडी को बॉटनी बोलते हैं, एनिमल की स्टडी को जोलॉजी बोलते हैं, हेरिडिटी की स्टडी को जेनेटिक्स बोलते हैं, ओशियन की स्टडी को ओशियनोग्राफी बोलते हैं। तो आपने ये एज सच आगे भी लिखी हुई है कुछ, एंथ्रोपोलॉजी, मेट्रियोलॉजी, इकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, सिस्मोलॉजी, टेक्सोनोमी, थर्मोडायनामिक्स, इन सबको आपने एज सच जो है याद कर लेना है। फिजिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑप्टिक्स। तो ये ब्रांचेस को मैं आपको स्लाइड्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप इनकी डेफिनेशंस को एज सच याद कर लेंगे। इसके बाद दो चार्ट हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में,
काफी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपने याद करना है। इसमें चीजें दी हुई हैं, इंसानी जिस्म में जैसे कितनी बोन्स होती हैं, हड्डियां 206 होती हैं, मसल्स कितने होते हैं 639, किडनी कितनी है, गुर्दे 2 हैं, मिल्क टीथ कितने होते हैं 20, बच्चों में जो दांत होते हैं 20 होते हैं, अडल्ट में 32 होते हैं। पेयर ऑफ रिब्स कितनी होती हैं, ये हमारी जो हैं पसलियां, पसली की हड्डियां। तो ये सारे कुछ नीचे जो पॉइंट दिए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें से अब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको समझाने वाली है जिसको मैं समझाऊं, ये एज सच आपने इनके नंबर याद करने हैं। फिर इसी तरह कुछ नेक्स्ट स्लाइड में देखें, कुछ चीजें जैसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, थायराइड, लम्फेटिक ऑर्गन सबसे बड़ा कौन सा है, स्प्लीन, बॉडी का सबसे बड़ा सेल कौन सा है, नर्व सेल, और बाकी चीजें भी इसी तरह दी हुई हैं। फिर ये कुछ फैक्टर दिए हुए हैं, पल्स रेट कितना होता है, 1 मिनट में नब्ज कितनी चलती है 72 दफा, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 36.9, ब्लड कितना हमारी बॉडी में मौजूद होता है 4 से 5 लीटर, एग्जैक्टली पेपर में हमने लगाना होता है 5 लीटर। आरबीसी की लाइफ कितनी होती है 120 दिन, प्रेगनेंसी का पीरियड कितना होता है 280 डेज, इंसान के पाँव में कितनी हड्डियां होती हैं 33, हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं, कलाई में 8, हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं 27। ये 3 इस तरह मैंने चार्ट इसके अंदर ऐड किए हुए हैं, इनको आप याद कर लेंगे। तो ये जी हमारा हो गया लेक्चर एवरीडे साइंस का। जरा टाइम से लेक्चर ज्वाइन कर लिया करें, लेट हो जाता है फिर ना। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। चलें ठीक है, मेरा ख्याल है कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का। तो स्लाइडे में आपको ये लेक्चर भेज देता हूँ, इसको एक दफ़ा रिवाइज भी कर लें आप लोग। अल्लाह हाफिज।